दोस्तों आज की वीडियो डे ड्रीम्स एंड नाइटमेयर्स की पार्ट 2 है, जहां हम बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ पूरे सीरीज के कनेक्शन और थियरीज पे भी बात करेंगे। अब हालांकि हर एपिसोड की कहानी स्टैंड अलोन है, स्टिल लास्ट 2 एपिसोड्स में स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्ट होंगी, इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पिछली वीडियो भी जरूर देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों जगह पे छोड़ दूंगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो 4th एपिसोड का नाम है इनकाउंटर, जो कि जकार्ता उतारा के 1985 की कहानी बताता है। यहाँ हम वायु नामक इंसान से मिल पाते हैं, जो कि पैसे कमाने के लिए दिन रात समुद्री तट से सेलफिश कलेक्ट करके उन्हें बेचता है। अब क्योंकि वायु रोज टाइम से पहले अपना काम शुरू कर देता है और टाइम के बाद तक काम करते रहता है, उसे सारे अच्छे शेलफिश जो होते हैं वो मिल जाते हैं और वो ठीक ठाक पैसे बना लेता है। इस वजह से रुस्मन नामक आदमी वायु को हेट करने लगा था, क्योंकि रुस्मन को बहुत कम शेलफिश मिलते थे। रुस्मन का कहना था कि हम लोग वायु जितना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें बस्ती को भी तो प्रोटेक्ट करना होता है। दरअसल सीन ये था कि गवर्नमेंट और मिलिट्री मिलके इन गरीब लोगों की बस्ती को उजाड़ देना चाहते थे, ताकि वो लोग इस जगह पे पॉश अपार्टमेंट्स वगैरह बना सके। इन्हीं कारणों से गांव वाले और कंपनी के लोगों के बीच अक्सर हाथापाई होती रहती थी। रुस्मन इस लड़ाई में और गांव को बचाने में काफी आगे रहता था, वहीं वायु लड़ने में एकदम जीरो था। इसलिए वायु का पूरा ध्यान सिर्फ शेलफिश कलेक्ट करके बेचने पे होता था। इन्हीं कारणों से रुस्मन वायु को हेट करता था, क्योंकि वायु को गांव के लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो बस अपना धंधा करता, अपने मोटिव के हिसाब से चलता और दूसरों की परवाह नहीं करता। यहाँ ओहीम नामक इंसान वायु की साइड लेता है। हाउएवर हम व्यूअर्स को एक हिंट मिलता है कि ओहीम का शायद वायु की पत्नी के साथ चक्कर चल रहा है। खैर, इसके बाद हमें वायु की भी कहानी पता चलती है और हम जान पाते हैं कि वायु की माँ उसे तब छोड़ के चली गई थी जब वो सिर्फ 7 साल का था। वायु के पास उनकी एक फोटो है और वायु को ऐसा लगता है कि उसकी माँ सऊदी अरेबिया में है। इसी वजह से वायु ज्यादा पैसे कमा के इकट्ठा कर रहा था, ताकि वो सऊदी अरेबिया जाके अपनी माँ को ढूंढ सके। वायु की पत्नी दीजा कहती है कि इतने सालों बाद तुम अपनी माँ को पूरे सऊदी में कहाँ ढूंढोगे, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि शायद अब तुम्हारी माँ जिंदा भी ना हो। लेकिन वायु अपनी पत्नी की एक नहीं सुनता, क्योंकि उसे यकीन था कि वो अपनी माँ को जरूर ढूंढ लेगा। इनफैक्ट वायु अब 6 मिलियन इंडोनेशियन रुपया जमा कर चुका था, विच वॉज इनफ फॉर हिज ट्रिप टू सऊदी। यहाँ वायु की पत्नी उसे एक इंस्टेंट कैमरा देती है, जो कि वो आज अपनी फैक्ट्री पे एज प्राइज जीती थी। अब उस रात एज यूजुअल वायु सबसे पहले शेलफिश कलेक्ट करने जाता है और काम करते वक्त वहां बहुत तेज लाइट आती है एंड वायु लिटरली एक एंजल को देख पाता है। जी हाँ दोस्तों, डरते हुए वायु एंजल की फोटो लेता है और वो भाग के घर वापस आ जाता है। वो ये फोटो अपनी बीवी को दिखाता है और उसके कुछ ही देर बाद सारे गांव वाले लोग वायु को घेर के बैठे थे। रुस्मन तो कह रहा था कि वायु झूठ बोल रहा है, लेकिन गांव के अधिकतर लोग मान रहे थे कि वायु वाकई में एंजल को देखा है। ऐसे में वो सभी वायु को काइंड ऑफ मसीहा मान लेते हैं और उससे गांव की खराब परिस्थिति का हल मांगने लगते हैं। अब वायु को तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो गांव वालों को क्या सोल्यूशन दे, और ऐसे में वो ज्यादा कुछ बोलता नहीं, चुप ही रहता है। खैर, इसके बाद वायु की जो बीवी डीजा थी, उसकी फ्रेंड्स वगैरह के ग्रुप में ये बात चलने लग जाती है कि जल्द ही वायु को पावर्स भी आने लग जाएंगे, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट पावर होगा कि वायु किसी का भी माइंड पढ़ सकता है। ये सुनकर डीजा डर जाती है, क्योंकि उसका वाकई ओहिम के साथ चक्कर चल रहा था। तो अगर वायु माइंड रीड करने लग गया, तब तो वो समझ जाएगा कि उसकी बीवी का ओहिम के साथ चक्कर चल रहा है, और इसीलिए डीजा उसी रात को वायु का सारा पैसा लेके ओहिम के साथ गांव छोड़ के भाग जाती है। अब जब वायु को अगले दिन ये पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि एक तो उसकी बीवी भाग गई और दूसरा उसका सालों से जमा किया हुआ सारा पैसा भी खत्म हो गया। तभी एक रिपोर्टर गांव में आता है, जिसे पता चलता है कि वायु एक एंजल की फोटो लिया है। वो रिपोर्टर फोटो देख के एकदम आश्चर्य में था और उसे भी इस एंजल की फोटो पे यकीन था। ऐसे भी ये 1985 का समय है, जब फोटोशॉप ये सब था नहीं, तो अगर फोटो खींचा गया है तो मोस्टली रियल ही खींचा गया होगा। खैर, ये रिपोर्टर इस फोटो को अखबार में छपवाने के लिए पेपर वाली कंपनी से वायु को 8 मिलियन रुपया दिलवाने को तैयार था, और बदले में वो बस अपना 10% कमीशन रखेगा। वायु इस डील के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस डील की सारी बातें बाहर से रुस्मन सुन लेता है। अब रुस्मन को पैसे की बहुत जरूरत थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो गरीब था और बार बार लड़ाई झगड़ा करने के कारण गवर्नमेंट के लोग
लोग रुस्मन उसकी फैमिली के पीछे पड़े हुए थे। तो ऐसे में रुस्मन का प्लान था कि वो वायु का फोटो उससे छीन के पैसे बना लेगा, देन उस पैसे की मदद से अपनी बीवी के साथ हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ के भाग जाएगा। बस फिर क्या था, रुस्मन एक आदमी को लेकर वायु के घर पे आता है और ये आदमी वायु पे फेक एलिगेशंस लगाता है कि वायु की फोटो नकली है। कैसे? वेल, उस आदमी का कहना था कि वायु बगल वाले गांव में फिल्म देखने गया और फिल्म में ऐसी कुछ एंजल वाली सीन आई जिसका फोटो खींच के वो सबको बता रहा है कि उसने एंजल को देखा है। ये सुन के गांव वाले वायु को क्वेश्चन करने लगते हैं और वायु इस सब से इतना तंग आ गया था कि वो झूठ बोल देता है कि हाँ, मैंने चीट किया है तुम लोग को और ये रियल एंजल की फोटो नहीं है। ये सुन के गांव वाले वायु को कोसते हैं और रुस्मन एंजल वाली फोटो ढूंढ निकालता है। बट टू हिज डिसअपॉइंटमेंट वायु अब तक उस फोटो को बर्बाद कर दिया था। मतलब अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा उस फोटो से। तभी गांव में आर्मी फोर्स आती है जो कि गांव वालों को मार पीट के इस पूरे एरिया को खाली करवाने आई थी। सभी लोग आर्मी से भिड़ने चले जाते हैं, वहीं वायु अपने घर में चुपचाप बैठा होता है। लेकिन एकदम से वायु का पूरा घर हिलने लगता है और बाहर से एक तेज उजली रोशनी आती है। वायु बाहर जाता है और वो एक बार फिर से एंजल को देख पाता है जो कि वायु के माँ के भेष में आई थी। एंजल का कहना था कि मैं तुम्हारी माँ का रूप इसलिए लेके आई हूँ ताकि तुम मुझे देख के घबराओ नहीं। दरअसल वायु एंजल के द्वारा एज ए सुप्रीम बीइंग चुना गया था जिसे पूरे दुनिया को बचाना है। एंजल यहाँ वायु का सर पकड़ के उसके अंदर दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन डाल देती है, चाहे वो पृथ्वी के उत्पत्ति की इंफॉर्मेशन हो, हिस्ट्री की, मॉडर्न वर्ल्ड की या फिर अगाथा की। एंजल कहती है कि एक मसीहा की तरह वायु को पूरी दुनिया को अपनी टीचिंग्स देनी होगी और उसे इस दुनिया को इविल फोर्सेस से बचाना होगा। इसके बाद एंजल चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गांव वाले और मिलिट्री वाले भिड़ने के लिए तैयार थे। अभी एकदम से उनके बीच में वायु आता है जो कि हवा में लेविटेट कर रहा था और उसे देख के सब लोग उसके सामने झुक जाते हैं, इंक्लूडिंग द मिलिट्री। और यहीं पे 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड को देख के आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिर वायु को किस इविल से दुनिया को बचाना है। एंड लेट मी टेल यू कि ये इविल फोर्स अगाथा से आई है। जी हाँ, अगाथा मतलब वो जगह जो कि अर्थ से नीचे है और वहां से एलियंस आए हैं। और आपको पता चल जाएगा कि ये सारी कहानी कैसे कनेक्ट होती है, इसी वीडियो में पता चलेगा क्योंकि आखिरी 2 एपिसोड्स में ढेर सारे कनेक्शंस हैं। फिलहाल बढ़ते हैं 5th एपिसोड की तरफ जिसका नाम है द अदर साइड, जो कि जकार्ता के 1997 टाइम की कहानी है। यहाँ हम एक छोटे परिवार को देखते हैं जिसमें पति का नाम बांदी है, पत्नी का नाम देवी और इनका एक छोटा बेटा है नेम्ड मरहान। ये लोग बहुत गरीब है और बांदी फिल्मों की पोस्टर्स पेंट करके पैसे कमाता है। हम जान पाते हैं कि पहले बांदी एक पॉश थिएटर में एक टिकट कलेक्टर का काम करता था और वो जॉब उसे बहुत पसंद था। क्यों? क्योंकि उस जॉब में इज्जत थी, देन वहां बड़े स्टार्स आते थे, अच्छे लोगों से मिलना होता था। बट देन वो थिएटर बंद हो गया और तब से ही बांदी फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल कर रहा है। अब देवी को कम पैसों से कोई दिक्कत नहीं थी और वो बांदी एंड मरहन के साथ बहुत खुश थी। इनफैक्ट जब देवी का भाई आमिर देवी को बांदी से जुदा करके घर वापस ले जाने आता है तो वो एकदम मना कर देती है और अपने पिता के विल की प्रॉपर्टी भी भाई के नाम लिख देती है। तो एक दिन बांदी देवी के लिए दवा लाने बाहर जाता है और दवा के लिए बांदी अपना आखिरी नोट यूज कर रहा था जो कि बांदी और देवी के फर्स्ट डेट का एक सुवेनियर था। रास्ते में बांदी को वही पुराना थिएटर दिखता है जहां वो पहले काम करता था और ये थिएटर एकदम खंडहर जैसा था। बांदी इस जगह के अंदर जाता है एंड टू हिज सरप्राइज अंदर से थिएटर एकदम पहले की तरह लोगों से भरा था एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। यहाँ बांदी को उसके पुराने बॉसेस भी मिल जाते हैं जिनका नाम डोमी और रामा था। ये दोनों बांदी से कहते हैं कि बांदी को यहीं पे वापस जॉब ले लेना चाहिए, सब लोग यहाँ उसे मिस करते हैं। बांदी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन बांदी ओल्ड जॉब पाके बहुत खुश था। इनफैक्ट अब तक तो ये थिएटर बाहर से भी एकदम खूबसूरत दिखने लग गया था। तो यहाँ कुछ घंटे बिता के बांदी वापस अपने घर जाता है और जब वो घर पहुंचता है तो उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। दरअसल बांदी को गए हुए 2 साल हो चुके थे और पिछले 2 साल से देवी और मरहन किसी तरह सरवाइव कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मरहन तो अब थोड़ा बड़ा हो चुका था और जब बांदी अपनी साइड की स्टोरी को एक्सप्लेन करता है तो देवी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। हाउएवर देवी नोटिस करती है कि बांदी के शर्ट पे अब भी पेंट लगा हुआ था जो कि मेडिसिन लाने जाने से पहले देवी लगाई थी। एंड देन वो सुवेनियर वाली नोट भी बांदी के पॉकेट में थी। दिस मेंट कि मे बी बांदी वाकई में सच बोल रहा था। खैर ये परिवार फाइनली मिल गया था और सभी खाना खाने बाहर जाते हैं। देवी बताती है कि वो लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू कर चुकी है जिससे फाइनली वो लोग एक रेंटेड हाउस अफोर्ड कर पाएंगे।
नाउ डिनर के वक्त बांदी सिगरेट लेने बाहर जाता है और वहां उसके सामने कुछ लोग एक चोर की कत्ल कर देते हैं। इस हाथापाई से डर के बांदी भागता है और वो वापस उसी थिएटर में पहुंच जाता है। यहाँ बांदी के बॉसेस फिर से उसे वेलकम करते हैं और वो कहने लगते हैं कि बांदी को हमेशा के लिए यहीं रह के जॉब कर लेनी चाहिए। बाहर की दुनिया एकदम बेकार है और बांदी ऐसे भी अपनी बीवी बच्चे के लिए प्रोवाइड तो नहीं ही कर पा रहा है, तो क्यों ना वो जालिम दुनिया से दूर यहीं रह जाए और अपना ड्रीम जॉब करे। बांदी एक बार फिर इस जगह पे कुछ टाइम बिताता है और जब वो बाहर आता है तो अगेन कई साल बीत चुके थे। अब तो बांदी का बेटा मरहन काफी बड़ा हो चुका था, जूनियर हाई स्कूल में जाने लगा था। वहीं देवी दूसरी शादी करके अच्छी जिंदगी जी रही थी। बांदी का कहना था कि वो तो बस थिएटर में कुछ घंटों के लिए गया था, लेकिन मरहन बताता है कि उस थिएटर को तो कब का तोड़ भी दिया गया और वहां शायद मॉल बनने वाला है। बांदी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ऐसे में वो फिर से थिएटर वाली जगह पे जाता है जहां उसे थिएटर दिख रही थी। बांदी जब वापस अंदर जाता है तो उसका बॉस उसे वेलकम करता है और इस बार बांदी अपना टिकट कलेक्शन वाला जॉब करना भी शुरू कर देता है। वहीं रियल लाइफ में तो काफी समय बीत चुका था और देवी एक दिन टीवी पे किसी होमलेस इंसान को न्यूज रिपोर्ट में देखती है और ये होमलेस इंसान बांदी था, जो कि एकदम अजीब दिख रहा था। उसके बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई थी और कपड़े भी अजीब थे। तो ये सब देख के देवी बांदी को बचाने जाती है। वहीं पैरेलल में बांदी तो अलग ही दुनिया में अपनी जॉब कर रहा था। देवी के खोजने के कारण शायद बांदी को फाइनली अपनी फैमिली की याद आती है और वो बॉस से कहता है कि अब वो जाना चाहता है, लेकिन बॉस तो बांदी को लुभाए जा रहे थे और यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे थे। वहीं रियल वर्ल्ड में देवी एक जंगल वाले एरिया में पहुंचती है जहां वो कई लोगों को अजीब हिप्नोटाइज्ड हालत में देखती है। इन लोगों में बांदी भी था जो कि अजीब से ट्रांस वाली स्थिति में था। यहाँ एक अजीब सा क्रीचर था जो कि आवाज निकाल के इन सभी लोगों को हिप्नोटाइज करके रखे हुए था और ये क्रीचर देवी को भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन देवी हिप्नोसिस को रेजिस्ट करते हुए उस क्रीचर को एक लकड़ी से मार के घायल कर देती है। ये क्रीचर घायल अवस्था में यहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद देवी बांदी को होश मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन अपने ड्रीम वर्ल्ड में बांदी गिव अप कर दिया था, यानी वो बाहर नहीं जाता और बॉस की बात मान के वहीं थिएटर में रह जाता है। दिस मेंट की रियल वर्ल्ड में बांदी इसके बाद कभी होश में नहीं आएगा, शायद कोमा में चला जाए और देवी रोती रह जाती है। यहीं पे 5th एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस एपिसोड की कहानी एकदम क्लियर है, जहां एक अजीब क्रीचर हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाता था। ये क्रीचर लोगों को ऐसी ड्रीम्स दिखाता था जहां लोगों को लगता था कि वो अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं। अब कोई भी अपनी बेस्ट लाइफ को छोड़ के एक डिफिकल्ट लाइफ में क्यों जाना चाहेगा, और इसी वजह से बांदी वहीं पे हमेशा के लिए फंस के रह गया एक इल्यूजन में। वहीं देवी भले हिप्नोसिस रेजिस्ट करके खुद को बचा ली, लेकिन वो बांदी को नहीं बचा पाई। अब ये हिप्नोसिस वाले क्रीचर्स कौन हैं वो तो आपको वीडियो में आगे पता लग ही जाएगा, क्योंकि अब तो सिर्फ 2 एपिसोड्स ही बचे हैं और इनमें लिंक दिखना आपको शुरू हो जाएगा। सो 6th एपिसोड का नाम है हिप्नोटाइज, जिसकी कहानी 2022 जकार्ता में सेट है। तो इस कहानी में हम एक छोटी सी फैमिली को देख पाते हैं जो कि अगेन काफी गरीब थी। इस पूरे सीरीज में जिससे मिल रहा हूँ सब बहुत गरीब ही दिखते हैं। अब परिवार में पिता का नाम अली था, माँ का नाम निंगसी, बेटी का नाम आयु और बेटे का नाम हेंड्रा। अब क्योंकि अली कलर ब्लाइंड था, उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, जबकि देखा जाए तो अली एक काबिल इलेक्ट्रिशियन था। अली की पूरी फैमिली काफी राइटियस थी, यानी उनका मानना था कि भले हम गरीबी में मर जाएं, लेकिन हम कभी गलत तरीके से पैसे नहीं कमाएंगे। वहीं इनका नेवर इवान काफी चालू आदमी था जो कि हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके गलत तरीके से पैसे कमाता था। इवान बार बार अली को भी उसका धंधा ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता रहता था। इवान यहाँ एक बार अली को हिप्नोटाइज करना भी दिखाता है और अली से काफी आश्चर्य में था। इनफैक्ट अली तुरंत पिक भी कर लेता है कि कैसे दूसरे को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। खैर एक दिन अली जॉब ढूंढने निकला होता है जब उसकी बीवी मैसेज करती है कि उन्हें आयु की ट्यूशन फीस भरनी होगी, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब पैसे के डेस्परेशन में अली रात को एटीएम पे जाता है और वहां एक ओल्ड लेडी को हिप्नोटाइज करके उनका पैसा उनसे ले लेता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि ये ओल्ड लेडी लास्ट एपिसोड वाली देवी थी। खैर पैसे लेके अली घर जाता है और वो अपनी बीवी को ट्यूशन फीस के अलावा एक्स्ट्रा पैसे भी देता है। इससे घर में सब खुश थे, लेकिन कुछ ही समय बाद चीजें एकदम अजीब होने लग जाती हैं। इनकी जो आइडियल फैमिली थी वो अब एकदम करप्ट फैमिली बन गई थी। लाइक हेंड्रा मार पीट करके दूसरे बच्चों का पतंग चुराने लग गया था। वहीं आयु एकदम वॉयलेंट हो गई थी, इतनी कि फैमिली मेंबर्स को मारने पे आ गई थी। और निंगसी तो शॉपिंग करते वक्त काफी सारा सामान चोरी करके घर ले आई थी। अली इनको
समझाने की कोशिश करता है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन घर में कोई अली की बात सुन ही नहीं रहा था। हद तो तब हो जाती है जब आयु अपनी माँ और भाई को बांध के उन्हें चाकू से हर्ट करने वाली थी और मदर एंड सन वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अली समझ गया था कि यहाँ कुछ तो झोल है और वो पाता है कि उसके घर में रखे रिपेयर होने वाले टीवीज में से एक हिप्नोसिस जैसा कुछ तो वीडियो चल रहा था और मोस्टली इसी के कारण घर के सारे मेंबर हिप्नोटाइज्ड हो गए थे। तभी टीवी में हम देवी को देख पाते हैं और यहाँ रिवील होता है कि देवी ही अली के पूरे फैमिली को हिप्नोटाइज करके उनसे ये सब करवा रही है। अली यहाँ देवी से माफी मांगने लगता है, सेइंग कि मैं पैसे लौटा दूंगा, अब से कभी चोरी नहीं करूंगा वगैरह वगैरह, बस तुम मेरे परिवार को बख्श दो। लेकिन देवी तो यहाँ अली को एक लेसन सिखाना चाहती थी। इसके बाद एकदम से अली के घर के सभी लोग गायब हो गए थे और अली खुद को एक टावर क्लॉक से लटका पाता है। देन उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं, जहां कभी वो खुद को फैमिली के साथ पाता, देन कभी टावर क्लॉक से लटका हुआ होता वगैरह वगैरह। टीवी पे देवी बार बार कह रही थी कि यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ, तुम खुद ही इससे ब्रेक फ्री कर सकते हो, लेकिन अली को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था। हद तो तब हो जाती है जब अली घर से भी बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि डोर लॉक्ड था। देवी अली से कह रही थी कि खुद को कंट्रोल करो और फाइनली अली अपने दिमाग को स्थिर करता है और डोर को इजीली खोल पाता है। दरअसल यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ अली के दिमाग में चल रहा था क्योंकि देवी उसे हिप्नोटाइज कर ली थी। अगर अली अपने दिमाग पे कंट्रोल कर ले तो वो इस हिप्नोसिस को तोड़ भी सकता था। खैर आगे अली के चारों तरफ धुआं ही धुआं था और अली भागते हुए टावर क्लॉक तक पहुंच जाता है। वो टावर पे चढ़ने की कोशिश करता है और कई बार फेल होता है। अली फिर से अपने माइंड को स्थिर करता है और वो खुद को टावर क्लॉक के हैंड से लटका पाता है। फाइनली अली गिरता है और हवा में उसे देवी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे अपने दिमाग को कंट्रोल करने कह रही थी। गिरते हुए फाइनली अली अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाता है और वो देवी के हिप्नोसिस को तोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, अली अब रियल वर्ल्ड में वापस आ गया था जहां वो रस्सी के सहारे एक छत से लटका हुआ था और देवी उसके सामने थी। अली रस्सी पकड़ के छत पे आता है और देवी से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। इसके जवाब में देवी कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग चाहिए जिनका माइंड इतना स्ट्रांग हो कि वो हिप्नोसिस को तोड़ सके। क्यों? क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए हम जिनसे लड़ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए स्ट्रांग लोगों के टीम की जरूरत है। बेसिकली देवी यहाँ अली को टेस्ट कर रही थी जिसमें अली पास हुआ था और अब वो देवी के टीम का हिस्सा बन चुका था। ये टीम दुनिया को अगार था कि एलियन से बचाना चाहती थी और टीम में कौन कौन है ये तो हमें आखिरी एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे इट वाज क्लियर कि अपने पति को खोने के बाद देवी को काफी कुछ मालूम चल गया होगा और तब से ही वो इन एलियंस को हराने में लगी होगी। तभी तो वो इस एलीट टीम का हिस्सा बन चुकी है और अब दूसरों को भी रिक्रूट कर रही है। जो भी हो, अब आते हैं सीधा आखिरी एपिसोड पे जिसका नाम है पीओ बॉक्स और ये कहानी जकार्ता के ईयर 2024 की है। हम भी उस वाल्दिया नामक लड़की से मिलते हैं जो कि जकार्ता की बेस्ट डायमंड अप्रेजर है। अप्रेजर बोले तो ऐसे लोग जो कि चीजों को परख के उसका सही दाम लगाते हैं। तो एक बार वाल्दिया कस्टम्स के लिए किसी इंसान के डायमंड को चेक कर रही थी, जिसके बाद वही ऑफिस के बाहर वो एक अजीब से लेडी से मिलती है। ये लेडी वाल्दिया को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। एंड देन लेडी फिर से कहती है कि बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे। नाउ दिस इंटरेक्शन वाज वेरी वियर्ड, लेकिन वाल्दिया इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। कहानी में आगे हम जान पाते हैं कि वाल्दिया की एक बहन भी थी नेम्ड डारा, जिसकी आंखें वाल्दिया की तरह ही खूबसूरत थी, लेकिन डारा तकरीबन 5 साल पहले गायब हो गई थी। तब डारा का बॉयफ्रेंड रेंडी नामक इंसान था जो कि अब वाल्दिया का बॉयफ्रेंड बन चुका है। वाल्दिया को आज भी अपनी बहन डारा की बहुत याद आती है और वो अब भी हार नहीं मानी थी। वाल्दिया के अंदर बिलीव था कि एक न एक दिन वो डारा को जरूर ढूंढ लेगी। तो बस एक दिन वाल्दिया को डारा की एक फोटो के पीछे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें एक जॉब एप्लीकेशन थी। ये वही जॉब थी जिसके लिए डारा 5 साल पहले अप्लाई की थी, लेकिन जब डारा इंटरव्यू देने गई तब से ही वो वापस नहीं लौटी, यानी कि काइंड ऑफ गायब हो गई थी। अब इस जॉब एप्लीकेशन लेटर में कंपनी के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल्स तो नहीं थी, ऑल्दो एप्लीकेशंस पोस्ट करने के लिए एक पोस्ट बॉक्स नंबर मेंशन था विच वाज नंबर 888। वाल्दिया फौरन पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट बॉक्स नंबर 888 को रेंट करने की बात करती है, लेकिन वहां के एम्प्लॉय बताते हैं कि वो बॉक्स ऑलरेडी बुक्ड है। अब एम्प्लॉय वाल्दिया को ये तो नहीं बता सकता था कि बॉक्स नंबर 888 किसने बुक करा है, लेकिन एम्प्लॉय ये जरूर बता देता है कि कुछ दिन पहले इस बॉक्स के बारे में एक और लेडी पूछने आई थी। एम्प्लॉय यहाँ वाल्दिया को उस लेडी का फोन नंबर दे देता है, तो वाल्दिया फौरन उस लेडी से कनेक्ट करके उनसे मिलने उनके घर जाती है, जहां वाल्दिया को पता लगता है कि लेडी का हस्बैंड भी 5 साल पहले उस जॉब के लिए अप्लाई किया था। अब जब वो इंटरव्यू देने गया तो उसके साथ बड़ा हादसा हुआ था। अब एग्जैक्टली ये हादसा क्या था ये तो किसी को नहीं पता, बट ये आदमी समहाउ वहां से बच के निकल गया था, ऑल्दो उसके सर में होल थी और वो पूरी तरह से लहूलुहान था।
था। तब से आदमी काइंड ऑफ अपाहिज हो गया और वो बार बार कहता है कि वो लोग सबको मार देंगे। नाउ जब वाल्डिया उस आदमी को डारा की फोटो दिखाती है तो ये आदमी फोटो पहचान के एकदम रोने लग जाता है। दिस क्लियरली मेंट कि यह आदमी डारा से जरूर मिला था 5 साल पहले और इस आदमी को कुछ तो इंपॉर्टेंट पता है। और ऐसे में वाल्डिया जाके पुलिस को लेके आती है ताकि पुलिस सारी बात पता कर सके। लेकिन जब तक पुलिस आती है उस लेडी की फैमिली इस घर को ऐसे खाली करके भाग चुकी थी मानो यहाँ कोई रहता ही ना हो। अब इस पॉइंट पे वाल्डिया अपनी बहन को ढूंढने में काफी समय लगाने लगती है, इतना कि वो अपने बॉयफ्रेंड से भी कह देती है कि हमें कुछ समय के लिए ब्रेक ले लेना चाहिए। देन वाल्डिया पुराने आर्काइव्स में जाके ये भी पता लगाती है कि पोस्ट बॉक्स 888 से हायरिंग वाली एड हमेशा एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर में 15th अप्रैल को आती है। बस वाल्डिया 15 अप्रैल का वेट करती है एंड टू हर जॉय वाकई न्यूज़पेपर में उस दिन पोस्ट बॉक्स 888 से हायरिंग की एड आई थी। वाल्डिया तुरंत इस जॉब के लिए एप्लीकेशन भेज देती है और वो पोस्टमैन का पीछा करते हुए पोस्ट ऑफिस तक भी जाती है। देन वाल्डिया वहां वेट करके देखती है कि 2 अजीब लोग उस पोस्ट बॉक्स 888 को एक्सेस किए और सारे एप्लीकेशन लेके चले गए। वाल्डिया उनके कार में छुप जाती है और उनके साथ एक बिल्डिंग के पार्किंग बेसमेंट में पहुंचती है। वहां पार्किंग बेसमेंट का लिफ्ट लॉक्ड था और इस वजह से वाल्डिया ऊपर नहीं जा पाती। तो वाल्डिया रात के लिए वहीं बेसमेंट पार्किंग में छुपती है और इसी दौरान उसे बार बार अपने बॉयफ्रेंड के कॉल्स और टेक्स्ट्स आ रहे थे। वाल्डिया इन्हें इग्नोर करते हुए मॉर्निंग का वेट करती है क्योंकि सुबह ही तो उसकी इंटरव्यू होने वाली थी। जी हाँ, इंटरव्यू के लिए वाल्डिया को मेल आ चुका था। तो अगली सुबह लिफ्ट ओपन होती है और वाल्डिया वहां कई लोगों को पाती है जो कि इस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आए थे। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि यहाँ सभी लोगों की प्रोफेशन एकदम अलग थी। लाइक एक लेडी सिंगर थी, एक बंदा रिसर्चर था, एक वायलिनिस्ट थी, एक फुटबॉल प्लेयर, एक स्विमर, एक पॉपकॉर्न स्टार, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और वाल्डिया खुद डायमंड अप्रेजर थी। इतना ही नहीं, ये कंपनी बहुत तगड़ी सैलरी ऑफर कर रही थी विच वाज वेरी अनयूजुअल। और देखा जाए तो एक कंपनी को इतने डिफरेंट फील्ड्स के लोग क्यों ही चाहिए होंगे। खैर अचानक से लिफ्ट रुकता है और लिफ्ट के अंदर बेहोश कर देने वाला धुआं भर जाता है जिससे सभी एप्लीकेंट्स बेहोश हो जाते हैं। जब इन सबको होश आता है तो वो खुद को एक बड़े से हॉल में चेयर्स पे बंधा पाते हैं। वहां आसपास कई लोग चश्मा पहने टेबल पे ऐसे बैठे थे मानो वो किसी दावत में आए हों। इन चश्मे वाले लोगों में हम एड्रियन को भी देख पाते हैं और इस पॉइंट पे सारी चीजें क्लियर होती है। दरअसल ये सारे लोग जो कि चश्मा पहन के दावत में बैठे थे वो ह्यूमंस थे ही नहीं बल्कि दूसरे क्रीचर्स थे और वी कैन कॉल एलियंस थे जो कि पृथ्वी के नीचे से यानी अगारथा से आए थे। अगारथा तभी बना था जब हमारी दुनिया क्रिएट हुई थी और ये लोग पृथ्वी से नीचे रहते थे। लेकिन अब ये लोग ऊपर आके ह्यूमंस को इन्फिल्ट्रेट करने लग गए हैं और इन क्रीचर्स का मानना है कि वो लोग फूड पिरामिड के सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं। वहीं ह्यूमंस का मानना है कि ये लोग लो क्रीचर्स हैं तभी तो नीचे रहते हैं। नाउ फाइनली ये लोग अलग अलग क्षेत्र से टैलेंटेड लोगों को इसलिए बुलाए थे ताकि वो उनके उस टैलेंट वाले बॉडी पार्ट्स को खा सकें। जैसे वायलिनिस्ट जो थी उसकी उंगलियां टैलेंटेड है तो सभी उसकी फिंगर्स खाते हैं। रिसर्चर का ब्रेन टैलेंटेड है तो सभी उसके दिमाग को खाते हैं। ऐसे ही वाल्डिया की आंखें बेस्ट थी तभी तो वो डायमंड अप्रेजर थी और इसलिए ये लोग वाल्डिया की आंखें खाने वाले थे। अब मुझसे ये मत पूछना कि पॉपकॉर्न स्टार का क्या खाने वाले थे। जोक्स अपार्ट, इनको ये भी याद था कि 5 साल पहले डारा इनके यहाँ आई थी और तब इन्होंने डारा की आंखों को भी खाया था जो कि इन्हें बहुत टेस्टी लगा था। ये मॉन्स्टर्स फाइनली वाल्डिया को भी टेबल पे डाल के उसकी आंख निकालने बढ़ते हैं और वाल्डिया को हिप्नोटाइज भी कर देते हैं। क्यों? ताकि वो विजन में अपनी बहन डारा के साथ हो। इस विजन में डारा वाल्डिया को यहाँ से निकलने कहती है और वाल्डिया इस हिप्नोसिस को कैसे भी तो तोड़ पाती है। तभी एकदम से हम इस जगह पे कुछ जाने पहचाने लोगों को आते देखते हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स पे हमला कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लोग थे देवी, अली, वायु, रानिया, पंजी और एक लक्ष्मी नामक औरत जो कि वाल्डिया से कही थी कि हम फिर मिलेंगे। ये सभी वायु के नेतृत्व में सुपरनैचुरल पावर्स पा लिए थे, लाइक एक दूसरे को हील करना, दूसरों को कंट्रोल करना वगैरह वगैरह। बस फिर क्या था, यहाँ खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है जहां सभी मॉन्स्टर्स अपने हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके हमारे फाइटर्स को एक एंडलेस पिट में गिराने लगते हैं। लेकिन हमारे फाइटर्स कम थोड़ी थे, ये लोग खुद को एंटीबॉडीज बुलाते थे और वो इस हिप्नोसिस को तोड़ते हैं एंड देन अपने हिप्नोटिज्म पावर का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबॉडीज ग्रुप क्लियरली ज्यादा स्ट्रांग थी जिसके परिणाम अनुसार ये लोग यहाँ उपस्थित सभी मॉन्स्टर का सर ही ब्लास्ट कर देते हैं। वहीं लक्ष्मी वाल्डिया को बचाती है और सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल। लक्ष्मी कहती है कि मैं तुम्हारी बहन डारा को नहीं बचा पाई थी लेकिन आज मैं तुम्हें बचा पाई हूं। अब इस पॉइंट पे हमें पिछले एपिसोड की झलकें दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये फाइटर लोग खुद को एंटीबॉडीज बुलाते हैं जिनका काम है इन मॉन्स्टर्स से लड़ना और हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करना। ये मॉन्स्टर्स हमसे इंफीरियर हैं और सरफेस के नीचे अगारथा में रहते हैं लेकिन अब वो ऊपर आके हमारी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। इसको रोकने के लिए ही एंटीबॉडीज अपना टीम बनाए हैं जहां वो काफी समय से लोगों को रिक्रूट करते आ रहे हैं। ऐसे लोग जो कि मेंटली स्ट्रांग हो और हिप्नोसिस को रेजिस्ट कर सकते
सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। यहाँ वाह्यू वाल्डिया से पूछता है कि क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहती हो। वाल्डिया तुरंत हाँ कहती है और यहीं पे नाइटमेयर्स एंड डे ड्रीम सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी सीरीज की कहानी और एंडिंग देख के इट्स क्लियर कि इस सीरीज की सीक्वल भी जरूर आएगी। एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही मैंने आपको अगाथा के मॉन्स्टर के बारे में तो बता ही दिया है, जिनके मेन पावर्स अगर देखा जाए तो हिप्नोसिस ही है। ऑल्दो पहले एपिसोड वाले मॉन्स्टर्स सेम फैमिली के बूढ़े लोग को और जवान लोग को स्विच कर देते थे, मतलब उनकी जवानी, जवान लोग बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े लोग जवान। तो हाँ, इन मॉन्स्टर्स के पास अलग अलग तरह की पावर्स हो सकती हैं, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्स्टर्स फिजिकली उतना पावरफुल नहीं है। और क्योंकि वाह्यू को पूरे दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी एंजल से, तो उसके नेतृत्व में एंटीबॉडीज इन मॉन्स्टर्स को जरूर हरा पाएगी। वाह्यू के अलावा एंटीबॉडीज में देवी, अली, रानिया, पांजी और लक्ष्मी भी काफी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं, और अब तो इन्हें वाल्दिया भी ज्वाइन करेगी एंड ऑफ कोर्स वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होगी। पिछले एपिसोड के थ्रू हम देख ही चुके हैं कि रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है। हाँ, तो ओवरऑल एक हमें पिक्चर अच्छे से मिल गई है कि मॉन्स्टर्स कौन थे, ये एंटीबॉडीज कौन है और लड़ाई किस चीज की चल रही है। मुझे पर्सनली ये सीरीज काफी इंटरेस्टिंग सी लगी है एंड आई एम वेटिंग कि इसका सीजन 2 कब आएगा या नहीं ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन अगर आता है तो मैं एक्सप्लेनेशन लेके जरूर आऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।